बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी आपसे होगी। मैं अपने ध्यान में सामने रखी कॉपियां चेक कर रही थी जब अचानक मजबूत आवाज सुनकर मैं चौंकी और सामने देखा। क्या? मुझे लगा मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। तभी मैंने उससे दोबारा पूछा, मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी? उसने एक बार फिर कहा तो मैं कुछ देर उसे देखती रही, जो बहुत रूबदार अंदाज में अपनी बात कह रहा था, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उसके मजबूत अंदाज और पूरा एतमाद लहजे पर हो रही थी, जो बिना डरे मुझसे ये सब कह रहा था। तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? मतलब पता है इसका? मैंने हैरानी से उससे सवाल किया तो फिर वो तेजी से सर हिला गया। हाँ, आपसे शादी करूंगा और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी, वो एक बार फिर बोला। तो अब की बार मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उसकी बात को मजाक ही समझी थी। तभी मैंने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उसकी बात को सिरे से नजरअंदाज कर दिया था और उसे उसकी जगह पर वापस भेज दिया था और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। इस दौरान मेरी जब भी उस पर नजर पड़ती तो मेरे जहन में उसकी कुछ देर पहले की गई बात घूम जाती, जिस पर मैं फकत मुस्कुरा कर रह जाती थी। वो बच्चा बेहद ज़हीन और खूबसूरत था और क्लास में काफ़ी नुमायां होता था। यही वजह थी कि वो बाकी टीचर्स की तरह मेरी नज़र में भी था। मेरे पढ़ाने का एक उसूल है कि मैं सब बच्चों को यकसा रखती हूँ और सबके साथ मसावी सलूक करती हूँ। किसी भी बच्चे को उसकी जहानत की बिना पर दूसरे बच्चों पर तरजीह नहीं देती, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे वक्त से गुजर चुकी हूँ और अच्छे से जानती हूँ कि जब टीचर्स यूं फेवरेटिज्म करती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा इस चीज़ से परहेज करने की कोशिश करती थी। मैंने उस बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि वो बच्चा था जिसकी ऐसी किसी भी बात को संजीदा लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बचकाना बात को मैंने एंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के वक्त मैं स्कूल से निकल आई। मेरा रुख अब घर की तरफ था ताकि जल्दी से घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ ही देर में मैं घर पहुंच गई, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैंने अपनी आंखें बंदी की थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। खटखट की आवाज़ पर मैंने आंखें खोलकर देखा तो आने वाली मेरी माँ थी। मैं सीधी होकर बैठ गई तो वो मेरे सामने आकर बैठी। आप तो आराम कर रही थी? मैंने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए चली आई, मेरी माँ ने कहा। तो मैंने अचंभे से उनको देखा कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो वो मुझसे अपना आराम छोड़कर करने आ गई। जी कहिए, ऐसी कौन सी बात है जो आप करना चाहती हैं? मैंने हैरत का मुजाहरा किया तो वो एक बार फिर मुस्कुरा दी और नरमी से मेरे हाथ थाम लिए। बहुत ज़रूरी बात है, इसीलिए अभी तुमसे करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को रात को जवाब चाहिए था। अब की बार मेरी माँ ने बताया तो मैं मजीद उलझी और इसी उलझन में अपनी माँ को देखा। दरअसल अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने एक रिश्ता भी देखा है। लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा है, खाते पीते लोग हैं जिनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे अब्बा को सब कुछ पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारी रजामंदी जानकर उन लोगों को मिलने और तुम्हें देखने के लिए घर बुलाना चाहते हैं। अम्मा ने सारी बात बताई तो बेसाख्ता मेरी निगाहों के सामने वो बच्चा घूम गया जिसका नाम हामिद था, जिसने आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी उससे होगी और मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। और तब मैं जवाबन हंस पड़ी थी, जबकि अब सच में मेरी शादी की बात हो रही थी। कहाँ खो गई? मैं अपनी अम्मा के सवाल पर चौंक कर होश में आई और कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। जैसा आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिए। मैंने अच्छी मशरकी लड़कियों की तरह हर फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ा, क्योंकि मुझे सच में कोई एतराज़ नहीं था। मेरी बात सुनकर वो बेहद खुश हुई और मुझे सदा खुश रहने की दुआ देती हुई आराम करने की हिदायत करके कमरे से निकल गई। उनके जाने के बाद मैं उनकी बातों को सोचने लगी, मगर फिर सर झटक कर आराम करने लगी। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी हूँ और अभी 22 साल की हूँ। मुझसे बड़े 2 भाई हैं और दोनों ही शादीशुदा और बच्चों के बाप हैं। भाई भाभियाँ और बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, जिसकी वजह से घर भर में काफ़ी रौनक होती है। मेरी और कोई बहन नहीं है। यही वजह है कि इकलौती बेटी और बहन होने की वजह से मैं अपने माँ बाप और भाइयों की बेहद लाडली हूँ। भाभियों के साथ भी मेरा सलूक काफ़ी दोस्ताना है, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल काफ़ी खुशगवार रहता है। मैंने एमए कर रखा है और एमए करने के बाद मैंने शौकिया तौर पर टीचिंग की जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे टीचर बनने का बेहद शौक था। जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ शौक के खातिर मैं ये जॉब कर रही थी। मेरे अब्बा की अपनी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है, जहाँ से एक महीने में हमारी सोच से भी ज़्यादा आमदन हो जाती है और अब्बा की फैक्ट्री का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे मुनाफा भी ज़्यादा होता है। मेरे भाई और अब्बा उसी फैक्ट्री को संभालते हैं और यूं हमारी ज़िंदगी बेहद खुशगवार और मुतमईन से गुजर रही है। मुझे इस स्कूल में जॉब करते हुए 3 महीने हो चुके थे
अब्बा को मेरा जॉब करके खुद को थकाना पसंद नहीं था, मगर मेरी ख्वाहिश के आगे वो हार मान गए थे। वो चाहते थे कि मुझे मेहनत मुशक्कत न करनी पड़े, क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र थी और वो मेरी मोहब्बत में ऐसा कहते थे। पिछले 3 माह से मैंने स्कूल में पीरियड वाइज ही पढ़ाया था, लेकिन 2 दिन पहले से मुझे 6 क्लास दे दी गई थी कि अब मुझे उन्हें ही पढ़ाना होगा, और मैंने भी बिना किसी एतराज़ की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास तब्दील होने से। अब मैं 6 क्लास की टीचर थी और उन्हें ही पढ़ाती थी। मगर आज वो बच्चा हामिद मेरे पास आया था और मुझसे शादी की बात बड़े मजबूत अंदाज में की थी, जिसको मैंने हंसकर टाल दिया था कि वो बच्चा था और बच्चे अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं। मेरी रजामंदी मेरे अब्बा तक पहुंचाकर मेरी अम्मा ने मुझे ये भी बता दिया कि कुछ दिनों तक वो लोग मुझे देखने आएंगे, जिस पर मैं चुपचाप सर हिलाकर रह गई थी। आज फिर से स्कूल में 6 क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी कि टीचर मेरी आपसे शादी होगी और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान हो गई, मगर फिर भी इख्तियार हंसकर उसकी बात टाल गई कि वो बच्चा है, और इस बेमानी बात पर उस बच्चे को मैं क्या कहूँ सिवाय उसकी बात पर हंसने के। मैंने आज फिर से उसकी बात टाल दी थी और मुझसे ये बात कहने के बाद वो फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गया था। मेरे जहन से भी ये बात बाकी बच्चों में मसरूफ होकर आई गई हो गई, मगर आने वाले चंद दिनों में मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया कि वो बच्चा अपनी बात पर कितना पक्का था, क्योंकि वो हर रोज मुझसे आकर यही बात कहता था कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरी दुल्हन बनोगी। पहले पहल मैं उसकी बात को हंसकर या मजाक में टाल जाती थी, मगर आखिर कब तक। मेरी बर्दाश्त का मादा लबरेज होने लगा था और लगता था कि किसी भी दिन उस पर आया गुस्सा मैं उस पर उतार दूंगी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो मुझसे ये बात क्यों कहता है, और वो भी बिला नागा। मैंने उसे डांट टपट कर इस बात को करने से बाज रखना चाहा था, मगर वो बाज नहीं आया था, जिस पर मैं बेहद तंग आ चुकी थी। मुझे इस सब का कोई हल नजर नहीं आ रहा था कि कैसे उस बच्चे को इस बात से बाज रखूं। अपनी किसी साथी टीचर को मैंने ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बात सुनकर वो यही कहेंगी कि वो बच्चा है, नादान है, तो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दो, एक बच्चा समझकर। मगर यही तो सारी बात थी कि मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी, और उसकी रोज़ रोज़ की एक ही बात से बेहद तंग भी आ चुकी थी। उस दिन भी मैं कुर्सी पर बैठी 6 क्लास की कॉपियां चेक कर रही थी, जब वो मेरे पास आया और फिर वही बात दोहराई जो वो रोज़ कहता था। आज मेरे ज़ब्त का शीराज़ा बिखर गया था और मुझे बेहद गुस्सा आया था, जबकि वो मासूम सा चेहरा बनाए मेरे सामने खड़ा था। कल अपनी मामा को स्कूल लेकर आना, मैंने गुस्से से कहा। मैंने उसकी माँ को इसीलिए बुलाना चाहा था ताकि उससे बात करके उसके बच्चे की हरकत के बारे में बता सकूं और वो उसे मना करे। मेरी बात तो वो मान नहीं रहा था, मगर अपनी माँ की बात जरूर मान जाता। मेरी मामा स्कूल नहीं आ सकती, उस बच्चे ने पहले वाले पुरएतमाद लहजे में कहा। क्यों नहीं आ सकती? मुझे उसके इनकार पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाकर नरमी से पूछा। वो स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि वो माजूर है, आप ही घर आकर उनसे मिल लो। उस बच्चे ने कहा तो बेसाख्ता मुझे हैरत ने आन घेरा कि उस बच्चे की माँ माजूर थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन 6 क्लास में था और इतना छोटा भी नहीं था कि ऐसा झूठ आराम से बोल लेता। यकीनन उसकी माँ माजूर थी, तभी तो वो ऐसा कह रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसकी माँ से मिलने का फैसला कर चुकी थी, और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाली थी। बाकी का सारा वक्त मैंने हामिद की बातों को नज़रअंदाज किए रखा और काम में ही मसरूफ रही। छुट्टी के बाद मैंने अपना बैग संभाला और अपने ज़रूरी पेपर्स की एक फाइल हाथ में थामकर स्कूल से बाहर निकली। वो बच्चा हामिद मेरे साथ ही था, क्योंकि मेरे साथ साथ उस बच्चे को भी याद था कि मुझे उसके घर जाना है, उसकी माजूर माँ से मिलने। काफ़ी देर यूं ही सड़कों और गलियों में पैदल चलते हम तकरीबन 20 मिनट में उसके घर पहुंच चुके थे, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्चे के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। घर के दरो दीवार से अजीब सी वीरानी और वहशत सी टपक रही थी, जिसे देखकर मैं कुछ परेशान हुई, मगर फिर हौसला करके हामिद की माँ को ढूंढने लगी, जो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। एक कमरे से होते दूसरे कमरे और फिर बरामदे और किचन में, गर्ज पूरे घर में झांक लेने के बाद भी मुझे हामिद की माँ नजर नहीं आई थी, जो बकौल हामिद के माजूर थी। वो भी एक तरफ खड़ा था और चुपचाप मुझे देख रहा था। मैं परेशान से अभी हामिद से पूछने ही वाली थी कि उसकी माँ कहाँ है। अचानक वो बच्चा बोला, अम्मा इस कमरे में है। मैंने उसके इशारे पर सामने मौजूद कमरे की तरफ देखा, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरत का शिकार हो गई, क्योंकि उस कमरे में मैं देख चुकी थी वो खाली था। बस वो सीधा सा और पुराना सा सामान रखा गया था वहाँ। मगर एक बार देख लेने के बाद भी फिर से हामिद के कहने पर उस कमरे में दाखिल हो गई।
कि एक बार दोबारा देखने में हर्ज ही क्या था। जो ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक सख्त और मर्दाना सी आवाज उभरी थी। मैंने हवास बाख्ता होकर तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो मैं खौफ से बेसाख्ता चीख उठी, क्योंकि सामने ही एक लंबा तड़ंगा सा मर्द अपनी शररबार निगाहों से मुझे घूर रहा था। कौन कौन हो तुम? मैंने गुस्से से पूछा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन हामिद कहीं नहीं था, और दरवाजे के सामने वो आदमी खड़ा था जिसके सामने से गुजरकर मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। वो कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे उससे बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों हामिद की बात मानी और क्यों उसके साथ यहाँ चली आई। मैं हामिद का बाप हूँ और अब तुम्हारी शादी हामिद से होगी। हामिद के बाप ने कहा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं शिद्दत से चिल्ला उठी, जिस पर उस शख्स ने नागवारी से मुझे देखा। उस आदमी ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, तुम आवाज नीची रखकर बात करो और चलो, अभी निकाह होगा। ऐसा कैसे? वो 12 साल का और मैं 22 साल की। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपने बेटे के निकाह का अगर इतना ही शौक है तो उसकी हम उम्र लड़की से जाकर करवा दो। मैं गुस्से भरे अंदाज में कहकर तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी, मगर अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक उस आदमी ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रखा। उसके हाथ में शायद रुमाल था, जिससे एक अजीब सी बू मेरी नाक से होती हुई दिमाग तक पहुंची, और अगले ही पल मैं अपने होश हवास से बेगाना होकर नीचे गिर गई। यह सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रही, मैं नहीं जानती थी, मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सर इतना बोझल और तकलीफ में था जैसे किसी ने मेरे सर पर फोड़ा रख दिया हो। मेरी आंखें भी हद दर्जा भारी हो रही थी। मैं अपनी आंखों और कनपट्टियों को दबाती हुई अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश करने लगी, और जब कुछ सुकून हुआ तो मेरी आंखों के सामने अपने बेहोश होने से पहले का मंजर घूम गया। उस मंजर का याद आना था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो उठी। मैंने खौफ के मारे तेजी से इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो ये देखकर मेरे खौफ में मजीद इजाफा हुआ कि मैं किसी वीरान और बोसीदा से कमरे में थी, जहां काठ कबाड़ रखा हुआ था और वहां से नागवार सी बदबू उठ रही थी। ये उस घर का कमरा नहीं था जहां हामिद मुझे लेकर गया था, बल्कि ये कोई और ही जगह थी। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों हामिद की बात मानी, क्यों उसके घर गई। अगर मुझे पता होता कि उसके घर जाकर मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं कभी वहां न जाती। लेकिन सारी बात तो यही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने फ़ोन देखना चाहा, मगर मेरा बैग तो मेरे पास ही था, लेकिन फ़ोन नहीं था, यानी वो आदमी मेरा फ़ोन भी ले जा चुका था। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट कर उसे खोलने को कहने लगी, मगर जवाब नहीं आया था, जिस पर मैं मज़ीद घबरा गई। न जाने मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे, मुझे गायब पाकर ढूंढ भी पाएंगे या नहीं, कहीं वो शख्स मुझे जान से न मार दे। लेकिन यह तो तय था कि मैं उसकी बात हरगिज़ भी नहीं मानने वाली थी। मैं कैसे हामिद से शादी कर लेती, जो अभी महज 12 साल का था। बाहर दिन था या रात मुझे कुछ खबर नहीं थी। कितनी ही देर यूं ही गुजर गई। मैं कभी सो जाती और कभी उठकर बैठ जाती, क्योंकि मुझे बेहद भूख का एहसास हो रहा था। लेकिन वो आदमी जो हामिद का बाप था, मुझे यहाँ लाकर और कैद करके छोड़ चुका था, और पलटकर मेरी खबर भी नहीं ली थी। इसी कश्मकश और परेशानी में मैं सो गई और दोबारा आंख खटके की आवाज़ पर खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में एक शॉपर था, जो उसने मुझे थमाकर कहा, ये लो, खाना खा लो। मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, तभी खामोशी से शॉपर पकड़ लिया। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने धीमे लहजे में बोला कि अब बहस करने की मुझ में सकत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करवाएगा, लेकिन वादा करके भूल गया, और जब मैंने याद दिलाया तो मुकर भी गया। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं। तभी तुम्हें धोखे से घर बुलाया ताकि तुम्हारा और अपने बेटे का निकाह करवा सकूं। अब ये पेपर पकड़ो और साइन करो। उसने तख्त लहजे में कहते हुए पेपर और पेन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसकी बातों पर नासमझी से वो पेपर थाम लिए और उन पेपर्स को खोल कर देखा तो मेरा दिमाग भग से उड़ा। वो निकाह के पेपर्स थे, जिस पर छोटा सा अंगूठा लगा हुआ था, जो कि शायद नहीं यकीनन हामिद का था। बगैर किसी के दिल की रजामंदी के किसी का भी निकाह नहीं होता, और मैं भी राजी नहीं हूं। आप जबरी मेरा निकाह नहीं करवा सकते, और मुझे अपने बाबा पर पूरा यकीन है वो कभी भी मेरा मुझसे 12 साल छोटे बच्चे के साथ निकाह का वादा किसी से नहीं कर सकते। मैंने तड़क कर कहा तो वो तैश से मुझे देखने लगा। तुम्हें तुम्हारे बाप ने नहीं बताया होगा, मगर यही सच है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारा निकाह मेरे बेटे से करवाएगा। अभी वो बोल ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा, और फिर वो फ़ोन उठाकर कुछ देर बात करता रहा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं कल फिर आऊँगा, और मुझे हर हाल में इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा।
वो मुझे धमकाकर बाहर निकल गया, जबकि मैं बेबसी से फूट फूट कर रोती आंसुओं के साथ खाना खाने लगी। वो रात भी उसी बेसुकूनी में गुजर गई थी। उसने मुझे एक वक्त का खाना दिया था, शायद इसलिए कि मैं उसकी बात मानकर निकाह के पेपर साइन कर दूं। मुझे अपने बाबा पर पूरा यकीन था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगले दिन मैं डरी सहमी सी बैठी हुई थी जब दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब देखा कि वो एक माजूर औरत थी। मुझे पहला ख्याल यही आया कि कहीं वो हामिद की मां ना हो, और उसने मेरी बात की तस्दीक मेरे पूछे बिना खुद ही बताकर कर दी कि वो हामिद की मां ही है, और वो शख्स जिसने मुझे यहाँ रखा था वो हामिद का बाप था। वो तकरीबन 40 साल औरत थी, जबकि उसका शौहर भी 40 से 45 साल का था। मैंने उस औरत से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने का कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेजी से उसकी व्हीलचेयर के पीछे चलने लगी, जिसे वो खुद ही चला रही थी। उस घर से बाहर निकलकर वो कई गलियों से होती हुई मुझे 20 मिनट के बाद एक और घर में ले आई थी। ये घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिला था। घर ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत प्यारा था। मुझे एक कमरे में ले आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे फ्रेश होने का इशारा किया तो मैं हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम होकर आई और उसके सामने बैठ गई। तुम्हें मेरे शौहर और बेटी की वजह से जिस भी तकलीफ का सामना करना पड़ा उसके लिए माजरत चाहती हूँ। हो सके तो मेरे शौहर और बेटे को माफ़ कर देना, उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा। तो मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और उसके हाथ खोल दिए और पूछा कि क्या उसके शौहर ने जो कुछ मेरे और हामिद के निकाह के बारे में कहा वो सच था। मेरे सवाल पर उसने इस्बात में सर हिला दिया, जिस पर मेरा रंग उड़ा। लेकिन ये पूरा सच नहीं, उस औरत ने कहा। तो मैंने उलझकर उसे देखा। अगर ये पूरा सच नहीं था तो पूरा सच था क्या? ये सवाल शायद मेरी आंखों में भी उतरा था। तभी उस औरत ने कहा, पूरा सच तुम्हें मैं बताती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उसकी तरफ हमतन गोश हुई। जिस आधे सच की वजह से मैं पिछले कई घंटों से अजियत में थी, उसके बारे में जानना मेरा हक था। तभी वो बोलने लगी, मेरी शादी मेरे शौहर हाशिम से हुई थी। तुम्हारे बाबा और मेरे शौहर की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इसके बावजूद कि दोनों की उम्र में 6 से 7 साल का फ़र्क था। जब मेरे यहाँ पहले बेटे अहमद की पैदाइश हुई तो तुम्हारे बाबा के 2 बेटे पहले से थे। तुम बाद में पैदा हुई, तब मेरा बेटा 2 साल का था। हाशिम ने तुम्हारे बाबा से दोस्ती को रिश्ते में बदलने का कहा। इस सिलसिले में तुम्हारे बाबा से बात की, जिन्होंने वादा किया कि वो तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करेंगे। तुम्हारे बाबा तो वादा करके शायद भूल गए, लेकिन हाशिम ने उनके किए वादे को कभी नहीं भुलाया। मेरे शौहर का गाड़ियों का कारोबार था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमें दूसरे शहर मुंतकिल होना पड़ा। इस दौरान बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसके कई साल बाद हमारा छोटा बेटा पैदा हुआ जो कि हामिद था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन हाशिम का राब्ता तुम्हारे वालिद से ना होने के बराबर रह गया और मिलना मिलाना भी बेहद कम हो गया। अहमद को तुम्हारे बारे में पता था कि तुम्हें उसके लिए मांग लिया गया है और वो इस रिश्ते पर खुश भी था, मगर अहमद तब 18 साल का था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरी टांगें ज़ाया हो गई। मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे भाई की गाड़ी से हुआ था। अगर वो चाहता तो मुझे अस्पताल पहुंचाकर मेरी मदद कर सकता था, जिससे मैं आज माजूर ना होती, लेकिन वो भाग गया। इस बात का पता हाशिम को चल गया कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार उनके बेहतरीन दोस्त का बेटा था। तब से उनके दिल में बदले की आग भड़क उठी। बीवी की मोहब्बत दोस्त की मोहब्बत पर गालिब आ गई और उन्होंने कहा कि अब वो तुम्हें अपनी बहू बनाकर और तुम पर जुल्म करके तुम्हारे घर वालों से मेरी हालत का बदला लेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने अहमद से बात की, जो अब 23 साल का हो चुका था, और हामिद 11 साल का। मगर अहमद ने साफ मना कर दिया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और कभी भी किसी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस पर गुस्सा होकर हाशिम ने अहमद को घर से निकाल दिया। हाशिम ने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि वो उसके बेटे से तुम्हारी शादी करेंगे। अब बेटा जो भी होता, जिस भी उम्र में, तभी हाशिम ने अहमद को छोड़कर हामिद को चुन लिया और तुम्हारे बाबा से बात की, जिस पर वो इनकार कर गए कि वो अपने वादे की लाज के लिए अपनी 22 साल बेटी की शादी हाशिम के 12 साल बेटे से नहीं करवा सकते। तभी हाशिम ने हामिद को मोहरा बना लिया। उसके सर पर बदला सवार था जो उसे हर हाल में लेना था। उसे सिखाया कि रोज उसे तुम्हें क्या कहना है। उसने वही किया जो उसके बाप ने कहा और यूं तो मुझसे मिलने हामिद की बताई जगह पर पहुंच गई। वो हमारा घर नहीं था, हमारा घर ये है। लेकिन अहमद यहां नहीं रहता क्योंकि उसने हाशिम की बात नहीं मानी थी। उस औरत की सारी बात सुनकर मैं दंग रह गई कि ये कहानी बदले की कहानी थी, जिसकी वजह से मुझे कैद करके रखा गया था। तुम अब आज़ाद हो और अपने घर लौट जाओ, उस औरत ने कहा। तो मैं तेजी से सर हिलाती उठी और रक्षा लेकर घर पहुंची। मेरे घर वाले मेरी गुमशुदगी पर निढाल थे और मुझे सही सलामत देखकर खिल उठे थे।
उनके पूछने पर मैंने सारी बात बताई तो वो सब भी मेरी तरह गंग रह गए कि उन्हें हाशिम की तरफ से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े भाई ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया कि उनकी बुज़दिली ने एक औरत को सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया था। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, मगर मेरे बाबा उनको लेकर मेरे साथ हाशिम के घर पहुंचे, जहां हाशिम अपनी बीवी पर गरज रहा था कि उसने क्यों मुझे आज़ादी दी। मेरे भाई को देखकर वो शदीद गुस्से में आया, मगर उसने हाशिम से माफ़ी मांगी। हाशिम की बीवी ने भी उसे समझाया तो हाशिम इस शर्त पर राजी हुआ कि मेरी शादी अहमद से होगी और मैं हाशिम की बहू बनूंगी, और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी ने ली, जिस पर सभी राजी हो गए। मुझे भी अपने माँ बाप के फैसले पर कोई एतराज न था और यूं सब कुछ ठीक हो गया। मगर असल धमाका तो मेरे सर पर तब हुआ था जब मैंने अहमद को देखा। वो कोई और नहीं, मेरे उसी स्कूल का वाइस चांसलर था जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी। मगर मैंने किसी को नहीं बताया और यूं एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद अहमद ने बताया कि वो मेरे करीब रहने के लिए वो जॉब करता था। उसने ये भी बताया कि वो यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था, जिस पर मुझे हैरत भी हुई, और ये भी सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए किया था। आज मैं अहमद के संग एक खुशगवार और मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूँ, जिसमें किसी किस्म का कोई गम नहीं है। मेरे ससुर हाशिम और मेरी सास बहुत अच्छे हैं। अहमद भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता है और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। स्कूल की जॉब मैंने शादी से पहले ही छोड़ दी थी, जबकि मेरे ससुर हाशिम की दोस्ती मेरे बाबा से मज़ीद गहरी हो गई थी। हामिद भी अब बड़ा हो गया था, मगर सभी अक्सर उसके बचपन में मेरे साथ की गई हरकत पर उसकी टांग खींचते हैं, जिस पर वो बस झेंप कर रह जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।